किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है, देख कर मंजिल की ओर मुसाफिर तू रास्ता तय कर। देख कर मंजिल की ओर मुसाफिर तू रास्ता तय कर। कभी रुकने का मन करे तो चलते रहने की जिद कर। हेलो, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। मेरा नाम है मनोज कुमार। साथियों, सबसे पहले तो आज आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोग अपना कीमती समय देकर मेरी वीडियोस को देखते हैं, और उम्मीद करूंगा कि आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखेंगे ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और भी अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। साथियों, आज कहानी है एक ऐसे इंसान की जो बहरे होने के बावजूद भी संगीत की दुनिया में ऐसा नाम करके गए हैं कि उन्हें युगों युगों तक याद रखा जाएगा। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं जर्मन संगीतकार व मशहूर पियानो वादक लुडविग वॉन बीथोवन। पियानो व संगीत में वो इतने उस्ताद थे कि उन्हें आज भी संगीत की दुनिया में लेजेंड माना जाता है। बीथोवन का जन्म 17 दिसंबर 1770 ईस्वी में जर्मनी के बॉन शहर में हुआ था। हालांकि बीथोवन के वास्तविक जन्मदिन के बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन उनके बपतिस्मा की तारीख 17 दिसंबर 1770 के रूप में चर्च रिकॉर्ड में दर्ज है। उस समय क्या होता था कि जो भी बच्चा पैदा होता था उसको अगले दिन उसको बपतिस्मा दिया जाता था, और यही कारण है कि बीथोवन का जन्मदिन जो है 17 दिसंबर 1770 को मनाया जाता है। इनके पिता का नाम जोहान वैन बीथोवन था, माता का नाम मारिया मैग्डेलेना था। उनके दादा का नाम सेम जैसे लुडविग वैन बीथोवन था, उन्हीं के नाम से बीथोवन का नाम भी लुडविग वैन बीथोवन पड़ा, जो कि खुद उनके दादाजी जो थे वो एक बहुत बड़े संगीतकार थे। बीथोवन एक बहुत बड़े संगीत परिवार से आते हैं। उनका परिवार काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमाता था उस टाइम पे, लेकिन उनके पिता जो जोहान थे वो बहुत बड़े संगीतज्ञ नहीं बन पाए। तो यहीं से शुरू होता है टॉर्चर का सिलसिला। जोहान जो कि खुद बड़े संगीतकार तो नहीं बन पाए, लेकिन उनका सपना था कि वो अपने बेटे को यानी कि बीथोवन को एक बहुत बड़ा संगीतकार बनाए। उनके पिता जोहान जो थे आर्क बिशप इलेक्टर के दरबार में बतौर संगीतकार नियुक्त थे। वो एक कठोर निर्गम व्यक्ति थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शराब पीते थे और वो बीथोवन को बहुत मारते थे। और ऐसा भी होता था कि वो रात को शराब पी के घर आते थे और रात को जब भी अगर बीथोवन सोए रहते तो उसी में उठा लेते थे। उठाने के बाद उनको ले जाते थे सीधे पियानो में, कहते थे कि बजा। अगर एक भी नोट गलत होता तो बहुत मारते थे उसको, बहुत मारते थे। वो रोता बिलखता रहता था। और बीथोवन की माँ ये सारी चीज़ें देखती थी और सहती रहती थी चुपचाप। अगर मैं कहूँ तो बीथोवन के प्रारंभिक जीवन में खुशियों का नामी निशान नहीं था। संभवतः इसका कारण उनका स्वभाव थोड़ा जो था अंतर्मुखी होने के साथ साथ विद्रोही किस्म का हो गया था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है जैसे तैसे हुई। 11 वर्ष की अवस्था में उन्होंने स्कूल छोड़ दिया था। उनके भीतर संगीत की प्रतिभा को सबसे पहले एक दरबारी वादक गोटलॉफ नेफे ने पहचाना। उसने बीथोवन का परिचय बाग के संगीत से और ख़ासकर उनकी महत्वपूर्ण संगीत रचना वेल टेम्पर्ड क्लाविरेसी से करवाया। 5 वर्ष की उम्र में ही बीथोवन का पहला सार्वजनिक कंसर्ट हुआ साथियों। लेकिन जोहान को निराशा हाथ लगी उनके पापा को, क्योंकि जो उनके पापा थे जोहान, वो बीथोवन को ना मोजार्ट की तरह बनाना चाहते। उस टाइम पे मोजार्ट बहुत बड़ा नाम था, बहुत बड़े संगीतज्ञ थे, तो मोजार्ट की तरह वो बनाना चाहते थे उनको। लेकिन जैसा स्टार्टिंग में होता है कि बीथोवन का उतना बड़ा संगीत की तरफ झुकाव नहीं था, लेकिन फिर भी उनके पिता ने उनको बहुत सारे गुरुओं के पास भेजा। अंत में 1786 में बीथोवन वियना गई। वियना जैसे आज भारत में हमारे देश में मुंबई शहर है ना, माया की नगरी कहते हैं कि यदि अगर किसी को बहुत पैसा कमाना, नाम शोहरत कमानी तो मुंबई जाता है। तो सेम उस टाइम पे वियना एक ऐसी नगरी थी, आज भी है। तो वहाँ पे चले गए बीथोवन, और वहाँ जाके एक्चुअली उनके पास वहाँ जाने के लिए पैसे भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने गांव वाले, अपने जो भी उनके रिश्तेदार से उन्होंने मदद मांगी और वही पैसे अरेंज करके उन्होंने क्या किया, वियना चले गया। और वियना जाके वो अपने गुरु, जिनको अपना गुरु मानते थे मोजार्ट, उनसे मिले। बीथोवन के एक और गुरु हुए हेडन, उनसे भी उन्होंने बहुत कुछ सीखा। मोजार्ट ने उनके अंदर एक अद्भुत प्रतिभा देखी बीथोवन के अंदर, और उन्होंने हर तरह से उनकी मदद की। एक दिन क्या हुआ कि जब बीथोवन संगीत बजाते रहे थे तब मोजार्ट ने देखा तो उनकी काफ़ी तारीफ़ की,
और जब उन्होंने देखा कि यार उनके गुरु इतने तारीफ़ कर रहे हैं तो वो तारीफ़ सुनकर बहुत खुश हुए, लेकिन उनकी खुशी जो है ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। बीथोवन जो थे अपनी माताजी से बहुत प्यार करते थे और इसी बीच उनकी माताजी का देहांत हो गया। ये बात है 1787 ईस्वी में। और जैसे उनको पता चला उनकी माताजी का देहांत हो गया तो वापस बॉन आ गए और उन्होंने सारा क्रियाक्रम किया और वापस वियना लौट आए, क्योंकि करियर तो वहीं बनाना था। लेकिन मुसीबतों का सिलसिला यहीं नहीं रुका। उनके पिताजी ने जो था अपनी पत्नी के देहांत के बाद उन्होंने पीना और ज़्यादा शुरू कर दिया था और इसी कारण जो है सारी जिम्मेदारी बीथोवन के ऊपर आ गई। और आपको लिए बता दूं, मैं बीथोवन के 2 भाई और थे। 18 साल की उम्र में ही बीथोवन ने अपने पूरे घर की जिम्मेदारी ले ली थी। लेकिन धीरे धीरे बीथोवन इतने परेशान होने लगे कि जो उनका व्यवहार था ना, जैसे उनके पिता का था वैसे क्रूर, बड़े गुस्सैल होने लगे वो। लेकिन एक बात थी, उसके बावजूद भी उनके काम में कोई फ़र्क नहीं आया और इसी दौरान उनके पिताजी का भी देहांत हो गया। 1795 में उन्होंने अपना पहला पब्लिक डेब्यू किया और जब लोगों ने उनका संगीत सुना तो लोग पागल हो जाते थे। इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया कि लोग कहने लगे कि ऐसा संगीत है कि जब बजाता है तो कहर भरपा देता है। उनकी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट था 1800 ईस्वी में, उन्होंने जब अपनी पहली सिम्फनी पब्लिश की और लोग पागलों की तरह झूमने लगे और रोने लगी। लेकिन ज़िंदगी ने मानो उनके सामने क्रूर मजाक किया। हुआ क्या कि 1797 से 98 के बीच में वो एक गंभीर रूप से बीमार हो गई और वो बीमारी थी मेनिंजाइटिस। इस नाम की बीमारी से वो ग्रस्त हो गई और उससे क्या हो गया, उनकी जो सुनने की क्षमता थी वो प्रभावित हो गई बुरी तरह। उस वक्त बीथोवन मात्र 28 वर्ष की थी और अपने करियर की ऊंचाई को छू रही थी। इसी समय उनकी श्रवण शक्ति कमज़ोर पड़ने लगी और सन 1800 के आसपास उन्हें बहरेपन का एहसास होने लगा। 1813 आते आते वो पूरी तरह से बहरे हो गए और उन्हें बिल्कुल भी सुनाई देना बंद हो गया। अब साथियों, आप कल्पना भर कीजिए किसी संगीतज्ञ के लिए सुनना कितना महत्वपूर्ण होता होगा ना, क्योंकि जब तक सुनाई देगा नहीं वो धुन कैसे बनाएगा, कैसे बजाएगा। अब बीथोवन बहुत परेशान होने लगे और वो इस मानसिक अवसाद का इस कदर शिकार हो गए कि उनके अंदर जो है आत्महत्या की प्रवृत्ति जन्म लेने लगी। ऐसे वक्त में संगीत ने उन्हें आत्महत्या से बचाया और अपने अंदर की इस हलचल ने, अपनी पीड़ा से पार पाने की जद्दोजहद, इस सब ने उसे गहरे मानवतावादी आवेग से भर दिया। बीथोवन के ऑर्केस्ट्रा ने ऐसी धुनों को सामने लाना शुरू कर दिया जो इससे पहले कभी सुनी नहीं गई थी। इसने वियना के लोगों को चकित कर डाला। हेडन और मोजार्ट के शांत, स्थिर और मधुर धुनों को सुनने के आदी रहे वियना वासियों के लिए यह नई धुन स्तंभित करने वाली थी। 1789 की क्रांति ने जो उथल पुथल मचा डाली थी, यूरेका इसकी प्रतीक मानी जाती है। संगीत दुनिया में यह इनकलाब था जो असली ज़िंदगी के इनकलाब से प्रभावित व वाबस्ता था। यूरेका ने सनसनी पैदा कर दी। अब तक कोई भी सिम्फनी अधिकतम आधे घंटे की हुआ करती थी, लेकिन यूरेका की प्रारंभिक गतियाँ ही आधे घंटे की होती थी। इसके साथ इस संगीत में एक संदेश भी था। बीथोवन, जैसे मैंने बताया, एक सामान्य वर्गीय के व्यक्ति थे। 1801 में वो एक उच्च वर्गीय राजकुमारी जूली ग्यूकार्डी से मिले और उन्हें पसंद करने लगे, लेकिन सामान्य वर्गीय होने के कारण उनसे बात आगे न बढ़ सकी। उन्हें जोसेफिन ब्रुंसविक, जिन्हें ये पियानो भी सिखाते थे, उनसे प्रेम हुआ, लेकिन यहाँ भी उनके वर्गीय के कारण बात न बन सकी। इनके छोटे भाई कैस्पर जो थे वो क्षय रोग से पीड़ित थे। बीथोवन उनकी भी देखभाल करते थे। हालांकि 1815 में कैस्पर का भी निधन हो गया। साथियों, इतनी मुश्किलों के बावजूद भी बीथोवन ने हार नहीं मानी। उन्होंने जीवन के हर पल, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, मुश्किल हो या आसान, अपनी यादों को, अपनी भावनाओं को एक संगीत रचना की शक्ल दी एवं अपनी सुनने की क्षमता खो देने के बावजूद भी उन्होंने 9 सिम्फनी, 7 कॉन्सर्ट पीस, 32 पियानो सोनाटा, 10 वायलिन सोनाटा एवं अन्य बहुत सी संगीत रचनाएं बनाई। इस प्रकार से उन्होंने संगीत की दुनिया में अपनी अलग छाप छोड़ी। 26 मार्च 1827 ईस्वी में लीवर डैमेज होने के कारण उनका निधन हो गया। 1845 ईस्वी में बीथोवन की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए बॉन में बीथोवन का स्मारक का निर्माण भी किया गया। साथियों, आज भले ही बीथोवन हमारे बीच नहीं है, लेकिन संगीत की दुनिया में उनका अहम योगदान है। उनके द्वारा रचित संगीत धुनें पूरे विश्व में आज भी सुनी जाती हैं। साथियों, कहानी छोटी है, परंतु बीथोवन के जीवन से हमें ये शिक्षा मिलती है कि चाहे किस्मत आपके खिलाफ हो या आपके साथ, आपको बस अपना साथ नहीं छोड़ना है, खुद पर भरोसा नहीं छोड़ना है
और उसके बाद ही इतिहास रचा जाता है। अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ कि बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है। बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है। मुश्किलें और मुसीबतें तो ज़िंदगी में आम है। जिंदा हो तो ताकत रखो बाजू में लहरों के खिलाफ तैरने की। जिंदा हो तो ताकत रखो बाजू में लहरों के खिलाफ तैरने की, क्योंकि लहरों के साथ बहना तो लासू का काम है। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।